हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि एग्जाम्स अब अगर आ गए हैं तो हम लोग कौन से चैप्टर्स पढ़ें, किन चैप्टर से हमारे पास ज़्यादा स्कोर हो सकता है, या फिर किस तरीके से हम लोग चैप्टर्स को सब डिवाइड करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर से। हमारा जो फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, हम लोग उसकी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरीके से हमारे पास पेपर के अंदर कौन कौन से यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होती है और कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थ्योरम्स हमारे पास या फिर कौन से क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पेपर फर्स्ट है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, इसमें हमें क्या करना होता है। हमारे पास जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट, इसमें हमारे पास 5 यूनिट्स रहती हैं हमारी। तो 5 यूनिट्स जो होती हैं उनके अंदर हमारे पास यूनिट जो होती है टोटल हमारे पास 1 to 5 होती हैं। ठीक है, इन 5 यूनिट्स में से क्या करना है, आपके पास जो पांचों यूनिट्स हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो आपको करना क्या है कि कौन से चैप्टर में से कौन सी यूनिट्स में हमारे कौन सा कितना पोर्शन अटेम्प्ट हो जाता है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी इंस्टेंट एग्जाम आ चुके हैं तो आप लोग पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 50% सिलेबस कवर करके भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो 50% सिलेबस आपको किससे कहां से कवर करना है, तो हम लोग देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है हमारी, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको जो चैप्टर्स डाले गए हैं दैट इज ग्रुप, एलिमेंट्री डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप, उसके बाद में हमारे पास साइक्लिक ग्रुप और साथ में परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, और उसके बाद में डाला हुआ है हमारे पास सब ग्रुप। तो ये सारे चैप्टर हमारे पास क्या हैं, इस चैप्टर यूनिट के अंदर डाले गए हैं। तो मेजरली हमें क्या करना होता है कि इस यूनिट के अंदर काफी लेंथी यूनिट भी है और बेसिक चैप्टर्स भी है, तो आप लोग कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट 1, मैं दो पोर्शन में बोल रहा हूं, पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब कि हमारे पास और वाला पोर्शन, और कैसे आपको करना है, तो पार्ट ए के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 8 मार्क्स का यहां सिलेक्ट हो जाए और 8 मार्क्स का यहां सिलेक्ट हो जाए। तो कैसे करना है आपको कि अगर आप लोग यहाँ पे ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं, ग्रुप के एग्जाम्पल्स और बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशंस लाइक हमारे पास की डेफिनेशन की ग्रुप की डेफिनेशन मान लो, अलजेब्रा हमारे पास जो अबेलियन ग्रुप है उसकी डेफिनेशन मान लीजिए, या फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। इस तरीके से जो बेसिक डेफिनेशंस आपको यूज कर रखी है उन डेफिनेशन से रिगार्डिंग एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हो। और उनके रिगार्डिंग हमारे पास जो थ्योरम्स दे रखी हैं, मेजरली जो थ्योरम्स दे रखी हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में जितनी थ्योरम दे रखी है वो आपको कंपलसरी 3 से 4 थ्योरम्स हैं। मैंने उनके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग PYQs में जो मैंने लिस्ट बना रखी है, हमारे पास प्लेलिस्ट बनाई हुई है PYQs, जिसमें प्रीवियस ईयर ऑफ यूनिट फर्स्ट आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम्स भी करनी है। ठीक है, तो इसकी थ्योरम्स, ठीक है। सिमिलर वे में आप क्या करना है, आपको इतना पोर्शन करने के बाद आप लोग ये कर लो साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप की 2-3 थ्योरम्स हैं। एक तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर थ्योरम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। कि आपका ऑर्डर जो होता है, एलिमेंट का ऑर्डर और एलिमेंट के ऑर्डर का इनवर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। एक थ्योरम आपकी आती है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो उस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेटर हो सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस पार्ट के लिए। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास नेक्स्ट इज आपकी थ्योरम और होती है इसके अंदर कि आपका एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, जो अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है तो साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होता है, द ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, ये आपको देखना है। तो इतने पोर्शन के अंदर आपको क्या कर सकते हो, ए पार्ट के अंदर आप लोग कंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको ये वाला पोर्शन इजी लगता है तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। सिमिलरली दूसरा पोर्शन जो है उसमें आप लोग पढ़ सकते हो परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, और दूसरा हमारे पास दैट इज सब ग्रुप। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं वो दैट इज आता है कि एक तो आपको ये प्रूफ करना कि परमुटेशन ग्रुप के अंदर जो इवन परमुटेशंस होती हैं, वो सभी इवन परमुटेशन का जो ग्रुप होता है वो आपके पास क्या बनाता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। और उस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाई 2। दैट इज आपको यहाँ पे एक an आपको ग्रुप बनता है हमारे पास, और वो ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है n फैक्टोरियल बाई 2। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। साथ में आप लोग ये देख सकते हो कि हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स आपके पूछे हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर कि आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस कैसे सॉल्व करनी होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। उनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
साथ में अगर आप लोग सब ग्रुप साथ में इसके पढ़ते हो तो सब ग्रुप के अंदर क्या करना है आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम्स है सब ग्रुप से रिलेटेड जो कि आप पढ़ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हो आप लोग सब ग्रुप के अंदर, मैं बता दूं आपको कौन कौन सी थ्योरम्स होती हैं। एक तो आपके लाग्रांजे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाग्रांजेस थ्योरम की ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास सब ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। दूसरा हमारे पास क्या कर सकते हो कि वन स्टेप टेस्ट होता है, वन स्टेप टेस्ट होता है सब ग्रुप प्रूफ करने का। दैट इज अगर ए और बी आपको एच में बिलोंग करते तो ए बी बिलोंग करना चाहिए एच में। साथ में इसके अलावा एक और वन स्टेप टेस्ट होता है, और में एक दूसरा वन स्टेप टेस्ट और होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये दो थ्योरम्स आपको सब ग्रुप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। साथ में आप क्या कर सकते हो कि इसके अलावा आपके इंटरसेक्शन के ऊपर काफी थ्योरम आती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स, इंटरसेक्शन अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप्स हैं हमारे पास, सब ग्रुप हैं, तो आपको इंप्लाइज करता है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, तो वो भी हमारे पास क्या बनता है, उसका सब ग्रुप बनता है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हो। तीसरा आपके पास आता है कि HK के बारे में आता है कि H और K दो सब ग्रुप हैं, तो HK भी हमारे पास सब ग्रुप होगा। अगर हमारे पास ग्रुप कैसा हो, अबेलियन ग्रुप हो, तो HK भी उसका एक सब ग्रुप होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यूनिट फर्स्ट को क्लासिफिकेशन कर सकते हो दो पार्ट के अंदर। मेजरली मतलब 90% में क्या होता है कि आपको ए पार्ट में मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें से ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको परमुटेशन के अंदर और सब ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका इजी पड़ेगा वो आपका रहेगा परमुटेशन और सब ग्रुप के क्वेश्चंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग परमुटेशन और सब ग्रुप के क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आप लोग पार्ट ए में देखना चाहते हो तो पार्ट ए के अंदर आप लोग ग्रुप से रिलेटेड जो आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के जो थ्योरम्स दे रखी हैं उनको देख लीजिए, और एक दो एग्जांपल्स आपको जो अबेलियन ग्रुप के प्रूफ कर रखे हैं वो एग्जांपल्स देख लीजिए। साथ में साइक्लिक ग्रुप के अंदर जो तीन थ्योरम्स मैंने बताई हैं, ये तीनों थ्योरम जो मैंने अभी बताई थी वो तीनों थ्योरम देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास यूनिट सेकंड जो आती है, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड जो हमारे पास कैसे क्लासिफाई की गई है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हम लोग अगर बात करें आपको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, तो मेजरली यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं यूनिट नंबर जो सेकंड है आपके पास, यूनिट नंबर सेकंड, उसमें आपके दो चैप्टर्स डाले हुए हैं, दैट इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एंड साथ में डाला हुआ है आपको नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो दोनों ही आप लोग ऑप्शंस में पढ़ सकते हो। बिल्कुल इसमें काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है, मतलब 99% क्वेश्चंस जो है अलग अलग ही आते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चन अलग आते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के क्वेश्चन अलग आते हैं। 99% चांसेस में ऐसा आता है कि बहुत रेयर केस में इस यूनिट में कम आपस में इंटरचेंज करते हैं क्वेश्चंस। इस यूनिट में क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल फ्री होकर के आराम से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के और नॉर्मल सब ग्रुप के पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप पार्ट ए में पढ़ना चाहते हो तो पार्ट ए में पढ़ने के लिए आपको मिल सकता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ सकते हो। पार्ट बी में आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग पढ़ सकते हो दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हो डेफिनेशन। जैसे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। इसके अंदर जो मेजर एग्जांपल्स जो हम आपकी थ्योरम्स दे रखी हैं वो थ्योरम्स आपको पूछी जाती हैं। कैले थ्योरम, कैले थ्योरम आपको पूछी जाती है, कैलेज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको वो पढ़नी है। दूसरे आप लोग कर्नल के बारे में थ्योरम पढ़ने हैं आपको, कर्नल के रिलेटेड जो थ्योरम्स आती है दैट इज कर्नल जो होता है वो आपकी क्या होती है, सब ग्रुप होती है हमारे पास डोमेन की, वो आपको पढ़ना है। साथ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़नी है आपको, आइसोमॉर्फिज्म ये आप पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड आपको ये पढ़ना है कि अगर आपके पास एक और थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट आती है इसके अंदर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर, कि अगर एफ जी टू जी आपके पास जी डैश जो है वो आपके होमोमॉर्फिज्म होती है, तो एच जो है अगर हमारे पास जी का सब ग्रुप होता है तो एफ ऑफ एच जो होता है हमारे पास जी डैश का सब ग्रुप होता है। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एच हमारे पास जी डैश का सब ग्रुप होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे मेमोराइज हो रही हैं वो थ्योरम्स है जो आपको काफी बार रिपीट होती है, और आप सिलेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए वर्क कर सकती हैं इंस्टेंट टाइम के अंदर। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप पार्ट 2 में पढ़ना चाहते हो तो नॉर्मल सब ग्रुप एक काफी वास्ट टॉपिक है, और नॉर्मल सब ग्रुप थोड़ा सा टिपिकल भी होता है, उसकी थ्योरम थोड़ी डिफिकल्ट होती है।
नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं ये पढ़ सकते हो। हाउ टू प्रूफ के अंदर हमारे पास दो थ्योरम्स आती है इसके अंदर। एक थ्योरम तो आती है कि जी एंड जी इनवर्स आपके पास क्या होना चाहिए, एन में बिलोंग करना चाहिए। एक थ्योरम तो ये होती है जैसे आप लोग नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करते हो कि कोई भी सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, तो ये थ्योरम उसके लिए आती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दूसरी जो है एन जी इनवर्स जो है आपके पास एन के बराबर होता है, ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आप लोग पढ़ सकते हो। तीसरी थ्योरम जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो इसके अंदर, जो पार्ट बी है इसमें आप लोग पढ़ सकते हो नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। पार्ट बी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप जो है उसके अंदर पढ़ सकते हो कि अगर N1 और N2 दो सब नॉर्मल सब ग्रुप हैं आपके, नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, तो इंप्लाइज होता है कि N1 इंटरसेक्शन N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपको पढ़ना चाहिए। साथ में आप लोग क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट थ्योरम पढ़ सकते हो इसके अंदर कि अगर N1 और आपका जो है मान लीजिए N और K दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, N और K आपके जो मान लीजिए N आपका एक H सब ग्रुप है G का और दूसरा N आपके पास सब नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H का, N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। एक दूसरा होता है आपके पास H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, देन आपको कोई थ्योरम होती है H इज N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G H, तो आपका होता है कि N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, नहीं आपकी थ्योरम और होती है कि N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इंप्लाइज होता है कि आपके पास N जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा H का, जबकि ऐसा कुछ एक थ्योरम है, मुझे रिमाइंड नहीं आ रही है, ढंग से देख लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल थोड़ा एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे रिमाइंड नहीं है, तो ऐसी थ्योरम भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर ये थ्योरम्स कर सकते हो आप लोग। और दूसरी एक थ्योरम आती है कि अगर H और K प्रोडक्ट ऑफ टू आपके पास कॉसेट जो होता है उन मतलब जो सब ग्रुप्स होते हैं उन दोनों का सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि मतलब K और H दो सब ग्रुप अगर हमारे पास हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, इफ एंड ओनली इफ KH इज इक्वल टू HK। ये भी आपको एक थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि H और K दो सब ग्रुप हुए तो हमारे पास KH जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है अगर KH इज इक्वल टू HK। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम आती है, ये थ्योरम्स आप लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर कर सकते हो। अब बात करें हम लोग यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोग जो पढ़ सकते हो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं वो बता देता हूं मैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोग कर सकते हो, दैट इज यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके पास आता है रिंग, सब रिंग, फील्ड, सब फील्ड और इंटीग्रल डोमेन एंड ये टॉपिक्स आते हैं आपके पास। तो मेजरली क्या होता है यूनिट नंबर 3 के अंदर एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि एग्जांपल्स प्रूव दैट दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ सब फील्ड, दिस इज अ रिंग, दिस इज अ सब रिंग, ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेजरली आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबकी डेफिनेशंस तो पढ़नी ही पढ़नी, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करनी आती है कि आप इसे रिंग प्रूफ कीजिए तो आपको डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है कि रिंग कैसे प्रूफ की जाती है, ठीक है। साथ में इसमें अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, जो चैप्टर है हमारे पास इसमें काफी ज्यादा चीजें जो आती हैं वो कॉमनली आपके पास क्लासिफिकेट करना मुश्किल है कि पार्ट ए में कौन सी आती है पार्ट बी में कौन सी आती है, क्योंकि दोनों चीजें काफी मर्ज होकर आती हैं, चीजें एक दूसरे से साथ में आती हैं। इसमें मेजरली ज्यादा कुछ कंटेंट है भी नहीं, थोड़ा सा कंटेंट है और वो क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे आप लोग इनको एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए वो एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हो। दूसरी एक करेक्टरिस्टिक थ्योरम आती है, इसकी करेक्टरिस्टिक थ्योरम आती है, स्टिक थ्योरम आती है, वो थ्योरम आप कर सकते हो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम। साथ में इसके अंदर आप लोग बात कर सकते हो कि हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है वो अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो हमेशा एक फील्ड होती है, फाइनाइट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ये कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है इसके अंदर। और हमारे दूसरी जो है जेड ऑफ पी इज अ इंटीग्रल डोमेन, और ये हमारे पास क्या बनती है, एक फील्ड बनती है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो मेजरली इसमें 3 या 4 थ्योरम्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स ही आते हैं, और जो 3-4 थ्योरम्स मैंने बताई हैं वो काफी रिपीटेड हैं, बहुत रिपीटेड हैं। और एग्जांपल में भी आपका कुछ एक क्वेश्चन है, मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा ढंग से, a प्लस बी की पावर 2 की पावर 1/3 सी इंटू 2 की पावर 2/3 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें a b c हमारे पास रेशनल नंबर्स में से या फिर रियल नंबर भी बिलोंग करते हैं, जिसे आपको सबरिंग प्रूफ करना होता है। तो ऐसे सबरिंग या फिर आपको सब फील्ड प्रूफ करने वाले एग्जांपल्स काफी आते हैं,
और बहुत इजी होते हैं, तो आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो यूनिट नंबर 3 के अंदर। मेजरली देखा जाए तो अलजेब्रा के अंदर यूनिट नंबर 1 और 2 थोड़ी सी मुश्किल पड़ती है बच्चों के लिए। यूनिट नंबर 3, 4 और 5 काफी इजी है, आप अच्छे से 3 यूनिट कवर कर सकते हो, पास हो सकते हो बच्चों। अगर आपने रिंग कवर करी है तो बहुत अच्छा आपका बेनिफिट रहेगा रिंग के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत कम कंटेंट है पढ़ने के लिए। टॉपिक्स ज्यादा लग रहे होंगे पर कंटेंट बहुत कम है पढ़ने के लिए, आप लोग इसे यूनिट नंबर 3 में कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर हमारे पास आती है वेक्टर स्पेस। बहुत इजी टॉपिक, इसके अंदर साथ में हमारे पास आता है पीआईडी, यूआईडी एंड इक्लूडिंग डोमेन। तो पीआईडी, यूआईडी और इक्लूडिंग डोमेन जो होती है वो बनती है हमारे पास आइडियल डोमेन से। तो पार्ट ए बनता है हमारे पास, दैट इज पार्ट ए आता है आपका, दैट इज पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन आइडियल डोमेन एंड इक्लूडियन डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास बनते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी आइडियल्स के बारे में, और पीआईडी यूआईडी डोमेन्स कौन सी होती हैं इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें थ्योरम्स तो बहुत कम ही है कि आपके जो कॉसेट्स होते हैं वो थ्योरम्स, जैसे कॉसेट्स होते हैं ना वैसे आपके पास रिंग के पास आइडियल्स होते हैं। ग्रुप के केस में आपके पास कॉसेट्स होते हैं, रिंग के केस में आपके पास आइडियल्स होते हैं। तो अगर आपका सब ग्रुप जो है नॉर्मल होगा तो वो आपके पास आइडियल बन जाएगा, और उनके रिस्पेक्ट में 2-3 थ्योरम्स हैं। इसमें बहुत कम ही उलझिएगा आप लोग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला पोर्शन आप लोग कम ही करें, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आइडियल्स के मामले में चीजें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसकी थ्योरम्स भी थोड़ी सी ट्रिकी हैं, आप लोग अब खुद से नहीं पढ़ पाओगे अगर आपने कहीं से क्लासेस नहीं ली हैं तो। बल्कि आप इस पोर्शन के अंदर अगर आप आओगे पार्ट बी के अंदर, जो कि आपको 90%, मतलब कि ये मान लीजिए 99% यहाँ से क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है, 99% आपको वेक्टर स्पेस में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या पूछते हैं आपको, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पूछते हैं, या फिर आपको पूछा जाता है दैट इज भी एग्जांपल्स, कि भाई वेक्टर स्पेस प्रूफ कीजिए, कि ये एग्जांपल है, आपको प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस बनती है। इसमें 2-3 एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, जो क्या है उसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि भाई एग्जांपल्स बताइए कौन से वाले हैं। साथ में इसमें पूछा जाता है आपको, इसके साथ में आपको वेक्टर स्पेस से पूछा जाता है कि वेक्टर सबस्पेस क्या होती है, वेक्टर सबस्पेस क्या होती है ये पूछा जाता है, सबस्पेस पूछा जाता है कि वेक्टर सबस्पेस कौन सी होती हैं, और आपको कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी है, लग रहा होगा कि मैंने इसमें बहुत सारा बता दिया आपको और इसमें कम ही बताया, बट इजीली बहुत डेफिनेशन, आपको एक डेफिनेशन पढ़नी है, उससे रिलेटेड एग्जांपल काफी इजी है, वो आपको इंप्लीकेट करने डेफिनेशन के ऊपर, और सबस्पेस पढ़नी है, सबस्पेस की डेफिनेशन पढ़नी है, और उसको सबस्पेस कैसे प्रूफ करना है वो पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग 2-3 थ्योरम्स आती है, दैट इज 2 स्टेप थ्योरम जिसे बोलते हैं हम लोग, 2 स्टेप थ्योरम जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक तो बताना पड़ता है कि ए और बी अगर आपके पास एच में बिलोंग करते हैं तो ए बी इनवर्स भी, ए माइनस बी भी एच में बिलोंग करता है। दूसरा आपको बिलोंग कराना पड़ता है कंडीशन की ए अल्फा अगर हमारे पास एफ में बिलोंग करे और ए हमारे पास एच में बिलोंग करे, तो अल्फा ए हमारे पास एच में बिलोंग करता है, ये प्रूफ करना होता है। दूसरी थ्योरम जो होती है, इसी तरीके से दूसरी थ्योरम भी आती है, उसमें आपको यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो 2 थ्योरम ये हो गई। तीसरी थ्योरम जो आती है उसमें हमारे पास क्या आता है कि आपको 1 स्टेप टेस्ट जिसे बोलते हैं, 1 स्टेप टेस्ट थ्योरम या फिर थ्योरम, 1 स्टेप टेस्ट या थ्योरम, जिसमें आप लोग बोलना पड़ता है कि अल्फा ए अगर आपका अल्फा और बीटा एफ में बिलोंग करते हैं, साथ में ए और बी अगर एच में बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज अल्फा ए प्लस बीटा बी किसमें बिलोंग करना चाहिए, एच में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपके पास क्या बन जाती है, वेक्टर स्पेस बन जाती है। ये एक थ्योरम है। तो ये 3-4 थ्योरम्स ही हैं जो वेक्टर सबस्पेस को प्रूफ करती हैं। तीनों थ्योरम्स एक जैसी ही हैं, मतलब अगर आपने एक थ्योरम पढ़ ली तो सेकंड और थर्ड थ्योरम आप इजीली याद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। साथ में ये एक थ्योरम पढ़नी है कि आपको जो कर्नल हो या फिर कर्नल का बात आ गई, 2 वेक्टर स्पेसेस का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस ही होता है। तीसरी थ्योरम मुझे एक याद आ गई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आपके पास आप उसमें भी पढ़ सकते हो, सब ग्रुप वाले चैप्टर में भी आप इसे डाल सकते हो। एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास W1 और W2 2 सब स्पेसेस हैं, या फिर आप लोग सब ग्रुप भी मान सकते हो सब ग्रुप वाले चैप्टर के अंदर। पहले हम लोग सब स्पेसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि V की सब स्पेस है, तो W यूनियन W2 जो है हमारे पास सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ या तो W1 हमारे पास कंटेन कर जाए W2 के अंदर और W2 कंटेन कर जाए W1 के अंदर। ये थ्योरम हमारे पास आती है सब स्पेस के अंदर, और यही सेम थ्योरम जो है आपको सब ग्रुप के अंदर ही पढ़ने को मिलेगी। वहां पे सब स्पेस के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा, और वेक्टर स्पेस की जगह पे आ जाएगा आपके पास ग्रुप, और सेम ही थ्योरम आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगी। सिमिलरली आपको इंटरसेक्शन थ्योरम पढ़नी है कि अगर 2 सब वेक्टर स्पेसेस का इंटरसेक्शन अगर आप करते हो
इंटरसेक्शन करते हो तो आपका वो इंटरसेक्शन करने वाला नया जो सबस्पेस बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपका सबस्पेस बनेगा। यूनिट नंबर 5 जो है थोड़ी सी लेंदी है पर बहुत इजी है, काफी इजी लेंदी यूनिट है हमारे पास। यूनिट नंबर 5 जो है कंप्लीट यूनिट जो आती है आपके पास, यूनिट नंबर 5 जो है उसमें आपकी वेक्टर स्पेस ही आती है। वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर जो आपको 2 यूनिट में कवर होता है, तो उसमें भी वेक्टर स्पेस ही आती है। वेक्टर स्पेस में क्या करना है उसके अंदर, एक तो आपकी जो आपको पढ़ना है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट पढ़ना है, लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ना है, वेक्टर्स ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज करते हैं पर पोर्शन सेम ही है और एक ही चैप्टर से आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होता है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है, रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम जिसे आप लोग सिल्वेस्टर्स लॉ भी बोलते हो, सिल्वेस्टर्स लॉ, सिल्वेस्टर्स लॉ भी बोलते हो, वो भी आपको पढ़ना है। और दूसरी आपको इसमें पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस या फिर आइसोमॉर्फिज्म। इसमें भी फंडामेंटल थ्योरम आती है आपके पास, फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है आपको। और दूसरा मुझे याद आ रही है कि आप लोग ये पढ़ना है, आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है इसके अंदर कि अगर आपके पास v1 v2 v3 अप टू vn आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो आप इनको किसी एक वेक्टर के रिजेंबल में क्या कर सकते हो, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। और दूसरा अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो तो उनमें आपको वो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और दूसरी जो है आपको लीनियर स्पैन के ऊपर बारे में पढ़ना है, लीनियर स्पैन पढ़ना है आपको। और लीनियर स्पैन के बारे में आपको बेसिस पढ़ना है। बेसिस से आपका दूसरा वाला जो और वाला पोर्शन शुरू होता है, लीनियर स्पैन और बेसिस से आपका जो पार्ट बी स्टार्ट होता है वो यहां से शुरू होता है, यहाँ पे पार्ट बी से, कि आपका जो लीनियर स्पैन और बेसिस क्वेश्चन जो आते हैं आपको पार्ट बी में आते हैं। इसमें आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मेजरली बेसिस क्या होती है, लीनियर स्पैन क्या होता है, और लीनियर स्पैन और बेसिस से रिलेटेड एग्जांपल आपकी थ्योरम आती है कि एक आपका जो है एल एक सेट, कोई भी एस एक सेट है, एक सबसेट है, वो आपके पास बेसिस बनता है आपकी, वो आपको अगर आपको क्या हो एल आई हो, साथ में हमारे पास क्या हो वो उसका एल एस जो है वो वी को स्पेन करता हो। दो कंडीशन हमारे पास होती हैं अगर किसी सबसेट को हमारे पास क्या बनना हो, बेसिस बनना हो, तो दो कंडीशन होती हैं कि उससे एल आई होना पड़ेगा और एल एस उसको करना पड़ेगा स्पेनिंग सेट वी के बराबर होना चाहिए। इससे रिगार्डिंग आती है। दूसरी आती है कि एवरी फाइनाइट बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड इनटू, हर एक जो हमारे पास होती है कि एक मान लो आपके पास फाइनाइट वेक्टर स्पेस है, तो उसकी जो वेक्टर स्पेस की बेसिस है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट जो होता है, उसका लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को जो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी बेसिस के अंदर, इसे एक्सटेंशन थ्योरम कहते हैं। एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बेसिस, ठीक है। ये थ्योरम भी काफी बार पूछी जाती है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। तो मेजरली मैंने आपको जो मोस्टली मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे रिमाइंड है मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इतना पर्सन भी पढ़ते हो तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 आप लोग पास हो जाओगे। इतना पोर्शन अगर मैंने जो आपको बताया 50% पढ़ करके भी, तो आप गारंटेड पास हो जाओगे, इसमें फेल नहीं हो सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 3rd ईयर का पेपर नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इतना पोर्शन आप लोगों ने कवर करा है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको भी अगर कवर कर लोगे तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, किसी भी एग्जाम को कर रहे हो, अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको बीएससी में पार्ट में आता है तो आप इनमें फेल नहीं हो सकते हो, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी इजीली अगर आप, लेकिन पढ़ना आपको वाइसली पड़ेगा। ये नहीं कि सर ने कहा था पास हो जाएंगे तो इनमें से पढ़ लें पास हो गए। पढ़ना आपको तरीके से पड़ेगा। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको आप लोग आराम से समझ के पढ़िए, और वो आप लोग अगर कर लेते हो तो आप लोग इजी वे में पासिंग मार्क्स तो ले आओगे। और पासिंग मार्क्स ही नहीं, आपको अलजेब्रा की नॉलेज भी हो जाएगी। ये नहीं कि नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज भी आपको अलजेब्रा के साथ में हो जाएगी। तो आप लोग थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए यूनिट वाइज। सिमिलर वे में हम लोग जो यूनिट नंबर हमारा मैकेनिक्स का पेपर होता है उसके बारे में हम लोग टॉपिक्स कंसल्ट करेंगे लेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।